गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को देख रहे थे। और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने देखा वोल्टेज के आधार पे, आउटपुट वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। इसके बाद हमने देखा कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, फेजेज के आधार पे, फेज की संख्या के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। और हमने देखा कि कूलिंग, शीतलन के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। आज जो है हम लोग देखेंगे आउटपुट क्षमता के आधार पर, आउटपुट क्षमता के आधार पे, आउटपुट क्षमता के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर, मतलब आउटपुट क्षमता के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। आउटपुट क्षमता के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। इसमें पहला आपका आता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भी आपके धारा ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंट में क्लिप ऑन टेस्टर, या फिर हम इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑन टेस्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं टोंग टेस्टर। तो टोंग टेस्टर जो है, इसकी सहायता से हम लोग जो है किसी भी वायर का बिना इंसुलेशन छिले उस पर कितना करंट गुजर रहा है, इसको भी हम लोग क्लिप ऑन टेस्टर या टोंग टेस्टर की सहायता से मेजर कर सकते हैं। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर की बात करें तो दो तरह का, एक ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भी तीन पार्ट, धारा ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और एक होता है आपका क्लिप ऑन टेस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं टोंग टेस्टर। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर।
ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एक ही वाइंडिंग होती है। तो ये क्या है, ये जो है केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करते हैं। मतलब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, यह एक ही वाइंडिंग होता है और एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करते हैं। यदि वाइंडिंग को प्राइमरी की भांति तथा उसके अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग किया जाए तो यह उच्चाई ट्रांसफार्मर बन जाता है। और इसी प्रकार यदि वाइंडिंग के अंश को प्राइमरी की भांति और पूरी वाइंडिंग को सेकेंडरी की भांति प्रयोग किया जाए तो यह अपचायक ट्रांसफार्मर बन जाता है। तो यहाँ पे हम जो है एक सर्किट ड्रॉ कर देंगे और सर्किट ड्राइंग से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये एक वाइंडिंग हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। अब यहां पे जो है सेंटर टेप करके इस पॉइंट पे यहां पे हम लोग लोड डाल दिए, लोड। तो ये जो हो गया आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। देखिए, तो यहां पे देखिए, ये जो है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहां पे हमने प्राइमरी को दिया हुआ है, यहां पे सप्लाई दिया हुआ है और यहां शॉर्ट टर्म में हम लोग यहां पे लोड ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे वोल्टेज जो है भी जो है ये हाई देना पड़ेगा और प्राप्त जो हमको वोल्टेज होगा वो यहां से कम होगा। तो इस कंडीशन में ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा। तो यहां पे देखिए, जैसा कि हमने बताया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही वाइंडिंग होती है और एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के कार्य करवाए जाते हैं। अब नंबर ऑफ देखिए, अधिक पूरी ये जो पॉइंट है, इस पूरे वाइंडिंग में हम लोग यहां पे सप्लाई करते हैं। तो यहां पे वोल्टेज हम लोग जब अधिक देंगे और इसके मिडिल भाग से या इससे कम वाले भाग से जब हम लोग यहां पे सप्लाई लेंगे तो यहां पे हमको इस कंडीशन में जो लोड प्राप्त होगा वहां पे वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज के कम प्राप्त होगा। इसी कारण से इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। और चूंकि ये एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य लिया जा रहा है, इसी कारण से इसे जो है हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहेंगे। इसके जस्ट जो है अपोजिट में देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग, यहां पर देखिए
यहां पे हम लोग जो है इस वाइंडिंग के कम भाग में हम लोग प्राइमरी को सप्लाई दे रहे हैं, यहां पे वोल्टेज दे रहे हैं। तो यहां पे जो हमें वोल्टेज प्राप्त होगा वो इस यहां पे कम देंगे और यहां पे जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त होगा। मतलब दिए गए सप्लाई वोल्टेज से यहां पे सप्लाई वोल्टेज जो है अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए इसको हम लोग जो है, ये हो गया आपका ये स्टेप डाउन और ये हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये देखिए इसमें एक ही वाइंडिंग है, तो यहां पे अन्योन प्रेरण की कोई बात नहीं होती है। यहां पे जो है ये जो ट्रांसफार्मर है ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण। चूंकि यहां पे एक ही कुंडली है और जिस कुंडली में हम लोग धारा दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, उसी कुंडली से हम लोग आउटपुट वोल्टेज को प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी कुंडली से, जिस कुंडली में हम लोग सप्लाई दिए, उसी कुंडली से हमें यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। इसीलिए ये जो ट्रांसफार्मर है ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का वही फॉर्मूला लागू होता है, वही सूत्र लागू होता है जो सामान्य ट्रांसफार्मर के लिए लागू होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सूत्र हमने आपको बताया था ES/EP। ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। तो ये देखिए ES क्या है, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF। EP क्या है, प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF। NS क्या है, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, और NP प्राइमरी में टर्नों की संख्या। तो मान लिया जाए यहां ES आपको निकालना है, तो यहां पे आप कह सकते हैं NS/NP इंटू EP। तो इस तरह से आप जो है इस फॉर्मूला को से आप किसी को भी निकाल सकते हैं। इसके इक्वल में आप यहां पे लिख सकते हैं IP/IS। तो यहां पे आपको ध्यान देना चाहिए
कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का सूत्र लिखेंगे, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ बटे प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या अपॉन प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या। लेकिन जब हम लोग करंट के लिए लिखेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग प्राइमरी में दिया जाने वाला करंट बटे सेकेंडरी में उत्पन्न हुआ करंट, इसके बाद इतना इज इक्वल टू आपका के, जहां पर कि के क्या है, तो के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। अब इसका उपयोग की बात करें, ऑटो ट्रांसफार्मर के उपयोग की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए, गति को नियंत्रण करने के लिए बूस्टर इत्यादि में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर सकते हैं। निम्न वोल्टेज परिवर्तन पर इसका वोल्टेज नियमन भी सामान्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा उच्च होता है। मतलब जैसा हमको जरूरत है सप्लाई वोल्टेज की, तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से हम जो है वोल्टेज को जरूरत के अनुसार बढ़ा सकते हैं और जरूरत के अनुसार घटा सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, उस एडवांटेज के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि आपने जाना कि ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये ऑटो ट्रांसफार्मर एक ही वाइंडिंग के होते हैं और एक वाइंडिंग के होते हुए भी ये जो है समान ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करते हैं। एक वाइंडिंग होने के कारण समान एक वाइंडिंग होता है और ये जो है समान ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। तो ये क्या होता है, इसमें मटेरियल कॉस्ट जो है वो बचत हो जाता है और ये जो है ये ट्रांसफार्मर आकृति में छोटा होता है और यह कम लागत मूल्य में प्राप्त हो जाता है और इसकी इफिशियंसी जो है वो उच्च होती है। तो एडवांटेज यानी कि लाभ। तो यह ट्रांसफार्मर एक वाइंडिंग वाला होता है और यह जो है सामान्य ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है और यह आकार में छोटा होता है। यह आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है और एक वाइंडिंग की बचत के कारण यह कम मूल्य वाला होता है, कम मूल्य वाला होता है और इसकी इफिशियंसी, इसकी दक्षता उच्च होती है।
अब जो है ये तो हो गया एडवांटेज, इसके बाद इसका डिसएडवांटेज यानी इसके हानि के बारे में जानते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज हानि। हाँ, तो इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो है सिंगल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है और इसमें जो है हम लोग सप्लाई दे करके और इसके आउटपुट से जब हम लोग कार्य कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें होता नहीं है, एक ही वाइंडिंग होता है और एक ही वाइंडिंग से हम लोग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य लेते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग अलग न बनाए जाने के कारण इसके उपयोग पर आधारित उपकरण एवं यंत्र मरम्मत करते समय उस कारीगर को विद्युत झटका की संभावना हो सकती है। अब जो है ये तो रहा ऑटो ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद आप लोग नाम सुने होंगे वैरियक। तो वैरियक क्या होता है, तो वैरियक एक जो है ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में उसके सेकेंडरी साइड जब 8 से 10 टैपिंग को निकाल दिया जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैरियक। और वैरियक से क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट ऑफ वोल्टेज, मतलब डिफरेंट वोल्टेज उस रोटरी स्विच के द्वारा उसमें एक रेडियो वॉल्यूम के तरह वॉल्यूम जैसे हम लोग घुमाते हैं उस तरह से वैरियक में एक रोटरी लगा होता है, उसको घुमा घुमा करके हम लोग जो है वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं। तो वैरियक क्या करता है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है और इसमें जो है 8 से 10 टैपिंग जब निकाल दी जाती है तो इसी को हम लोग जो है वैरियक कहते हैं। और इसके द्वारा हम लोग डिफरेंट ऑफ वोल्टेज जरूरत के अनुसार हम लोग प्राप्त करते हैं। यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में 8 से 10 टैपिंग्स निकाल दी जाए तो इसका उपयोग विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाले उपकरणों के रूप में किया जाता है। तो देखिए, यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में 8 से 10 टैपिंग निकाल दी जाए तो इसका उपयोग विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाले उपकरणों के रूप में किया जाता है। और तब जो है
उस ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग एक नया नाम वैरियक के नाम से जानते हैं। एसी वोल्टता को बढ़ाने अथवा घटाने की न्यूनतम सीमा 1 वोल्ट होती है। मतलब इसको जो है हम लोग 1 वोल्ट तक रखनी चाहिए। और टेपिंग सेलेक्टर स्विच, टेपिंग सेलेक्टर स्विच के श्रेणी क्रम में एक वायर बाउंड का पोटेंशियोमीटर भी संयोजित कर दिया जाता है। और पोटेंशियोमीटर का उपयोग 5 से 10 एम्पियर तक के लिए ही 10 एम्पियर तक की दर वाला विद्युत धारा प्रदान करने वाले वैरियक में किया जा सकता है। वैरियक का उपयोग ओनली फॉर एसी परिपथ के लिए करते हैं, डीसी परिपथ के लिए नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। अगर हम लोग किसी कारणवश उसमें डीसी सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में इसकी वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। एक बार फिर से हम लोग आपको बता देते हैं कि यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में 8 से 10 टेपिंग कर दी जाए और इससे विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाले उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसी को हम लोग वैरियक बोलेंगे। ये वैरियक जो है हमको मिनिमम 1 वोल्ट से लेकर ये जो है नॉर्मली 300 वोल्ट तक के हमारे प्रयोग के लिए उपयोगी होते हैं। और इसमें जो है एक टेपिंग सेलेक्टर स्विच होता है और टेपिंग सेलेक्टर स्विच जो है पोटेंशियोमीटर से जुड़ा होता है। और ये पोटेंशियोमीटर 5 से 10 एम्पियर तक करंट देने में सक्षम होता है। और इसका ये जो है 5 से 10 एम्पियर तक करंट देने में सक्षम होता है। और इसका उपयोग जो है हम लोग वैरियक के रूप में करते हैं। वैरियक का उपयोग नोट पॉइंट में जान लीजिए आप लोग। जैसा कि हम लोग ट्रांसफार्मर को हम लोग डीसी पर कार्य नहीं करा सकते तो वैरियक जो है ओनली फॉर वर्क्स एसी सप्लाई। तो वैरियक जो है सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पर कार्य करते हैं। तो आज के क्लास में अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। कल के क्लास में हम लोग आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हम लोग करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और टॉर्क टेस्टर के बारे में कल हम लोग देखेंगे। थैंक यू।